नमस्कार दोस्तों। जब सीएए कानून 2019 यानी 2019 में बना था तो पूरे देश में इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, जुलूस से रैलियां हमें देखने को मिली थी। कई जगह पर तो ये रैलियां, जुलूस, धरना प्रदर्शन हिंसक में बदल गए और न जाने कई लोगों की जानें गई और कितने सार्वजनिक संपत्ति के भी नुकसान हुए थे। वहीं कई ऐसे जगहों पर इनके समर्थन में भी हमें रैलियां देखने को मिली थी। अकेला दिल्ली जैसे शहरों में लगभग 50 लोगों की जानें चली गई थी। सीएए से जुड़ा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन आए दिन देश में फैलता जा रहा था। इसी बीच देश में कोरोना महामारी आया। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने आश्वासन दिया कि अभी हम फिलहाल सीएए लागू नहीं करने जा रहे हैं और देश के खातिर ये सारे धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए। और फाइनली सभी जगहों से कोरोना वायरस के कारण विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। पूरे 4 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने से 2-4 दिन पहले केंद्र सरकार ने उसी सीएए की अधिसूचना जारी कर दी, यानी इस कानून को लागू कर दिया। लेकिन इस बार जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, इस कानून को लागू किया, तो देश में कोई खास हमें विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। इसके कई वजह बताए गए। एक तो चुनावी माहौल, यानी कि जिस उद्देश्य से भाजपा ने सीएए को चुनाव से ठीक पहले लागू किया है, अगर विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन उग्र देखने को मिलता तो इससे भाजपा का ध्रुवीकरण काम करता, यानी भाजपा को इसका फायदा हो सकता था। दूसरी वजह बताई गई कि रमजान के महीने में सीएए की नोटिफिकेशन जारी की गई है और जितने भी जो मुस्लिम समुदाय है वो रमजान के महीने में अपने इबादत में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अब सीएए की नोटिफिकेशन जारी हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया, अप्रॉक्स 2 महीना होने वाला है। ऐसे में कई सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन ने केंद्र सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से आरटीआई फाइल कर ये जानकारी मांगी है कि सीएए के तहत अभी तक कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत कितने लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सीएए के तहत जो नागरिकता है ये पूरे ऑनलाइन मोड में है, यानी कि जिसको भी सीएए के तहत नागरिकता चाहिए, जो इसके लिए एलिजिबल है, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन मोड में होने के बावजूद केंद्र सरकार ये कहे कि मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है कि कितने लोगों ने अभी तक इसके लिए आवेदन किया है, तो ये सवालों के घेरे में आने वाली बात तो है, क्योंकि ऑनलाइन सभी कुछ अप टू डेट होते। एक व्यक्ति भी अगर ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो फौरन इसको लेकर के नोटिफिकेशन वहां पहुंच जाते हैं और सारा अप टू डेट होते हैं। ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य, उन सारे डेटा राज्य सरकार के पास पहुंचेगी, राज्य सरकार से फिर केंद्र सरकार के पास, यानी डेटा मैचिंग करने में समय लगेगा। लेकिन ऑनलाइन तो पूरे अपडेट होते हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार कहती है कि मेरे पास इससे जुड़ा कोई भी डेटा नहीं है। वहीं कुछ दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने ट्वीट के जरिए दावा किया था कि बराक घाटी में एक व्यक्ति ने इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति का परिचय सार्वजनिक नहीं किया था। बराक घाटी के पत्रकार भी आज तक उस व्यक्ति की तलाश नहीं कर सके। यानी कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जो ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि बराक घाटी से एक व्यक्ति ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है, वो कौन है, इस व्यक्ति का परिचय न हेमंत बिश्व शर्मा ने सार्वजनिक किया था और न बराक घाटी के पत्रकार आज तक पता लगा सके कि वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया। मौजूदा परिस्थिति में भाजपा के एक गुट का मानना है कि चुनाव से पहले नागरिकता कानून लागू करने के जरिए जिस राजनीतिक फायदे की उम्मीद की जा रही थी वह शायद नहीं मिलेगी। यानी कि भाजपा का भी एक गुट मान रहा है कि हम चुनाव से पहले जो सीएए को लागू करके जिस राजनीतिक लाभ उठाने चाह रहे थे, शायद वो राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तक यह पता ही नहीं चला कि पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश जहां से आने वाले शरणार्थियों या मतुआ समुदाय के लोगों में से किसी ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया है या नहीं। बंगाल के एक सामाजिक संगठन बंगला पोको की ओर से मोहम्मद शाहीन ने आरटीआई के तहत याचिका दायर की थी। इनके अलावा समाज और कानून के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले विश्वनाथ गोस्वामी ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी। नागरिकता विभाग ने इन दोनों को एक ही जवाब दिया कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पश्चिम बंगाल से शायद किसी ने नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन ही नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास इसकी जानकारी कहां से होगी?
यानी सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि किसी ने आवेदन ही नहीं किया नागरिकता के लिए, तो केंद्र सरकार के पास जानकारी कहां से आएगी और वो जानकारी कहां से साझा करेगी। हम आपको बता दें कि सीएए के तहत सबसे ज्यादा 2 राज्यों में नागरिकता के लिए आवेदन करने की उम्मीद थी, एक पश्चिम बंगाल, दूसरा असम। पश्चिम बंगाल से तो किसी ने आवेदन ही नहीं किया सीएए के लेकर। वहीं असम की बात करें तो असम को लेकर के भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हेमंत विश्व शर्मा जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, एक व्यक्ति के बारे में ट्वीट कर अवश्य कहा, लेकिन उनका परिचय साझा नहीं किया गया। तो यानी कि न पश्चिम बंगाल में हमें सीएए के तहत कोई नागरिकता के आवेदन के सबूत मिलते हैं, न हमें असम में, जहां इन दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा सीएए के तहत आवेदन की उम्मीद थी। मतुआ समुदाय के एक गुट के नेता और लेखक सामाजिक कार्यकर्ता सुकृत रंजन विश्वास कहते हैं, केंद्र सरकार जानकारी तभी दे सकती है जब किसी ने इस कानून के तहत आवेदन किया हो। मेरी जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल से अब तक एक भी आवेदन जमा नहीं हुआ है, इसीलिए उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो जवाब कहां से देंगे? तो यानी मतुआ समुदाय, जिस समुदाय को लेकर कहा गया कि इस समुदाय को सबसे ज्यादा सीएए के तहत नागरिकता मिलेगी और सीएए से सबसे ज्यादा इस समुदाय को ही फायदा मिलेगा, क्योंकि ये शरणार्थी है और ये बांग्लादेश से भाग कर आए हैं और यहाँ रह रहे हैं। तो सीएए लागू होने से इन्हीं को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी कि आसानी से नागरिकता हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस समुदाय के नेता कह रहे हैं कि इस समुदाय से किसी ने भी नागरिकता के लिए आवेदन ही नहीं किया, तो सरकार के पास डेटा कहां से आएंगे, सरकार इसकी जानकारी कहां से देंगे? आगे स्वीकृत रंजन विश्वास कहते हैं कि हम शरणार्थी और मतुआ समुदाय को यही बात बार बार समझा रहे हैं कि इस कानून के तहत नागरिकता हासिल करना संभव ही नहीं है। इसके तहत आवेदन करने के लिए जिन कागजात की जरूरत है, इनका इंतजाम करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप पहले ही मान लेते हैं कि आप भारतीय नागरिक नहीं है, बांग्लादेश से आकर यहाँ बसे हैं। लेकिन इसमें से लगभग सबके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और कई लोग सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। विश्वास का कहना है कि अगर नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो भारतीय नागरिक नहीं है, तो इसका मतलब यह होगा कि उनके पास जितने तरह के पहचान पत्र और कार्ड है वह सब रद्द हो जाएंगे। उसके बाद भी उनका आवेदन स्वीकार होगा और उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी ही, इस बात की क्या गारंटी है? यानी कि जो मतुआ समुदाय के नेता है स्वीकृत रंजन विश्वास, वो अपने समुदाय के लोगों को ये बात समझा रहे हैं कि सीएए के तहत नागरिकता मिलना संभव ही नहीं है। इसमें जिस तरह के कागजात की मांग की गई है, इस कागजात का इंतजाम करना संभव ही नहीं है, इसीलिए सीएए के तहत नागरिकता मतुआ समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितने लोग हैं, मतुआ समुदाय हो या कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी कार्ड भी, और कई लोग तो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं तो ये पहले ही मान लिया जाएगा कि वो भारत के नागरिक नहीं है। ऐसे में उनके सारे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबको रद्द कर दिया जाएगा, फिर नए सिरे से आवेदन किया जाएगा और इसकी क्या गारंटी है, उसको नागरिकता मिल ही जाएगी। तो यानी कुल मिलाकर भाजपा को भी सीएए को चुनाव से पहले लागू करके जो राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद थी, उनका एक धड़ा इस बात को मान रहा है कि हमें सीएए से अब उस तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।